अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन 15 दिसंबर से फिल्म आ रही है गुंजल। उसके ट्रेलर का हमने रिव्यू भी किया था। आज हमने इंटरव्यू किया है उसके हदायतकार, गुंजल फिल्म के हदायतकार हैं जो शुएब सुल्तान साहब, उनका। और गुंजल फिल्म के हदायतकार की एक किस्म की डेब्यू फिल्म है। एक फिल्म वो बना चुके हैं वो, लेकिन इतनी कोई नोटिस में नहीं आई थी, पता नहीं कहाँ लगी थी वो, किसी फेस्टिवल वगैरह में, सिनेमा पर तो उस तरह से नहीं लगी। लेकिन ये फिल्म जो है उन्होंने बनाई है और वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। मैंने जिस तरह ट्रेलर में भी कहा था कि बड़े मल्टी डायरेक्शनल टाइप उनके प्रोफाइल है, वो बड़ा कुछ किया हुआ उन्होंने। और हमने उनसे पूछा है कि ट्रू इवेंट के ऊपर, ट्रू स्टोरी के ऊपर आपको कैसे ख्याल आया फिल्म बनाने का। उन्होंने उसका बड़ा तफसील के साथ जवाब दिया है और बड़ा कन्विंसिंग जवाब दिया है। उसके साथ साथ फिर हमने कास्ट के हवाले से बात की। अहमद अली अकबर, अहमद अली भट्ट, रेशम साहिबा बड़े अरसे के बाद आ रही हैं, आमना इलियास की किस तरह उनको चुना, और जो फिर इसमें करैक्टर हैं उनको किस तरह चुना गया है, उनके हवाले से एक एक किरदार के ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया। कौन सी उनकी किरदार जो था उनका फर्स्ट चॉइस थी उनकी, और कौन से जो था किरदार वो उन्होंने सोच कर रखा हुआ था या बाद में ख्याल आया उनको करने का। क्या सारा कुछ बताते हैं। गुंजल की शूट कहाँ पे हुई है और किस किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं वो, उस पर टाइम कितना लगा है, और ख़ास तौर पे पेपर वर्क में कितना टाइम लगा, शूट में कितना टाइम लगा, क्या क्या तवक्कुआत हैं। तो इस हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात किया। उम्मीद है आपको इंटरव्यू अच्छा लगेगा। फास्ट पेस इंटरव्यू रखा है हमने, तो जल्दी जल्दी हमने सवालात किए, तो आपको यकीनन ये पसंद आएगा। देखिएगा, सुनिएगा शुएब सुल्तान साहब गुंजल के हवाले से क्या कहते हैं। शुएब सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, गुंजल फिल्म आ रही है 15 दिसंबर से, और एक तो अचानक सरप्राइज दिया आपने। यानी एक तो होता है ना कि बंदा फोर्स ही कर रहा होता है, जिस तरह हमने 2023 में बताया था कि शुरू में जनवरी में कि कौन कौन सी फिल्में आएंगी, तो ये अचानक से सर सामने आई है। कब प्लान बना, कैसे बना और कितनी देर में मुकम्मल हुई है, पहले ये बताएं, फिर मैं जरा आगे सवाल करना चाह रहा हूँ। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने का, और तमाम सुनने वालों को कि मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए एक खबर है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो जुड़े होते हैं इंडस्ट्री से, उनको पता था ये फिल्म बन रही है वैसे तो, लेकिन ये कि इसमें ज्यादा वक्त लगता है। हम पहले अनाउंस उस तरह फॉर्मली नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ये होता है कि आपको एक टाइमलाइन क्लैरिटी नहीं होती, पता नहीं होता, एक प्रोसेस, आपको पता है फिल्म का एक प्रोसेस लंबा होता है, उसकी राइटिंग, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन और शूट और फिर एडिट और पोस्ट वगैरह, काफी एक लंबा चलता है। तो हम ये था कि जब कंप्लीट होगी हम फौरन ही इसको रिलीज करेंगे, हम रोकेंगे नहीं उसको। तो ये तकरीबन हमें 2 से 2.5 साल लगे इसका ओवरऑल प्रोसेस, अगर आप राइटिंग से लेके रिलीज तक का टाइम लेते 2 से 2.5 साल का ये एक टाइम लाइन। तो लंबा पीरियड है सर। अब वैसे आपका नाम है शुएब, और बाय द वे कोइंसिडेंस ऐसा है कि आपके सरनाम के जो अपने हम नाम जो है शुएब मंसूर साहब, वो भी बड़ा राज रखते हैं, इत्तेफाक कह सकते हैं आप इसको। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि कैमरा वर्क में जो था शूट, यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन, आई अंडरस्टैंड पेपर वर्क पहले वाला सारा, जो ये शूट कितने दिन में हुआ है, मतलब कितने महीनों में हुआ है? शूट तो मेरे सबसे कम टाइम था। शूट हमने बहुत जल्दी, हमने 2 स्पेल्स 60 डेज में, टोटल शूट डेज हमारे 39 थे। अच्छा, 39 डेज में हमने फिल्म शूट कर ली थी। ओके, जबरदस्त। लेकिन ये कि यार, ये मैं आपको बताना चाहूंगा बल्कि ऑडियंस को भी, कि ये क्योंकि ये फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और जरा एक हकीकी वाकयात पर मबनी है, उससे इंस्पिरेशन ली है हमने। इकबाल मसीह कहानी सुना रहे हैं हम लोग, तो जरा उसमें रिसर्च और राइटिंग प्रोसेस बहुत लंबा था। हाँ, उसको हमने बहुत वक्त लगाया। मैं उसके समेत आपको जरा बता रहा हूँ तो लंबा लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि जरा है कि आपने जो कहानी सुनानी है वो एक सेंसिटिव कहानी है, और आपको होता है कि ये एक अच्छे तरीके से, और इसका एक मिजाज भी ऐसा हो कि आम पब्लिक और ऑडियंस भी उससे रिलेट कर सके, तो उसमें ज्यादा वक्त लगा उसकी कहानी को बनने में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो कहते हैं पेपर वर्क इज हाफ डन। और दूसरा ये है कि क्योंकि ट्रू स्टोरी के ऊपर है, उसमें कोई चीज फैक्चुअली गलत हो ना तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर अपनी स्टोरी हो ना, फिर तो बंदा कोई चीज भी बीच में डालता रहे, किसी ने पूछना नहीं होता है। आई एग्री। अच्छा सर, जो बताइएगा आपको, मैं जरा कास्ट के ऊपर बाद में आता हूँ। ये कैसे ख्याल आया सर? 1995 का एक वाकया है, आपको कैसे ख्याल आया? आपकी बचपन की पहले की आपके जहन में था, या स्पेशल आपने सर्च करके इसको सिलेक्ट किया? नहीं, ऐसा है कि मैं जो इसके प्रोड्यूसर है उनका नाम है निगत अकबर शाह, और हमने एक पहले भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी दरिया के इस पार, जो कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड के ऊपर बेसिकली बात करती थी। तो एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा भी फिल्म मेकर भी और उनका भी प्रोड्यूसर भी, कि यार जब हम कोई पब्लिक डोमेन में, स्पेशली ये जो विजुअल मीडियम होते हैं या एंटरटेनमेंट ही कंसिडर होते हैं, तो जब आप करें बात, कोई एंटरटेनमेंट दें, तो उसके साथ अगर कोई आप
सोशल इशू या कोई जो सोशली रेलेवेंट बात होती है अगर वो भी कर सकें तो बहुत जरूरी है जी। उसमें कोई सब्सटेंस हो, उसमें कोई बात हो आपकी जो कह रहे हैं कहानी में उसमें। तो निगत के एक्चुअली दिल के बहुत करीब था कि शी वांट टू टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर। तो जब हमने चाइल्ड लेबर पे थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की तो हमें लगा कि व्हाई नॉट कि हम इकबाल मसीह की कहानी सुनाएं, क्योंकि तो ये हमारे हीरो हैं, पाकिस्तानी हीरो हैं जी, बिल्कुल अनसंग हीरो जिनको लोग भूल चुके, और हमें इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। 2022 में गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी उनको सितारा शुजात से नवाजा उनकी वफात के बाद, जाहिर है। तो ये एक गवर्नमेंट भी अगर उनको एक्नॉलेज करिए, सेलिब्रेट करिए, और लोगों को नहीं पता उसके बारे में, तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। खैर हमने कहानी उससे पहले लिखनी शुरू कर दी थी जब उनको अवार्ड मिला, लेकिन ये है कि हम ये समझते थे कि अगर हम चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं तो अगर और हमारे पास एक हीरो भी है तो इस चीज को कंबाइन किया जाए। और हमने इसको प्रीची वे में यार ऑनेस्टली हमने या कि कोई इसको ऐसे नहीं, इस कहानी बड़ी एंटरटेनिंग है, फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग और इस तरह जो एक रिक्वायरमेंट होती है फिल्मों की तो वो ये बड़ी मजेदार है। इसमें क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, बहुत सारा एज ऑन द सीट आपको मिलेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स है बहुत सारे। फिल्म का नाम गुंजल है, तो बहुत सारे गुंजल है कहानी में। तो इट विल बी जो हम आजकल देख रहे हैं इंटरनेशनली सिनेमा, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन या और OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं जो देखते हैं लोग, तो उस तरह की सब कुछ नेशनल टाइप की फिल्म है, लेकिन सब कुछ है, गाने भी हैं इसमें, म्यूजिक है इसमें, सब कुछ है, परफॉर्मेंसेज है जबरदस्त, आपको अच्छी कास्ट नजर आएगी, अच्छी प्रोडक्शन होपफुली नजर आएगी। और जिस तरह सर कुछ करने की कोशिश की अमूमी तौर पे आजकल लोग जो थोड़े से अनहैप्पी उस तरह की फिल्म से होते हैं जिसमें ऐसा लगता है जैसे ड्रामा बन रहा है, तो आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट किया बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन के साथ? अच्छा, मुझे ये लगता है कि अच्छा मैं इससे थोड़ा सा बड़ा मजेदार सवाल आपने किया है। ये बड़ा ना डिबेट है, हमारे यहाँ डिबेट है। लेकिन आप इरानियन सिनेमा देखें तो आपको लगेगा आप टीवी ड्रामा देख रहे हैं। आप अगर जर्मन सिनेमा देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो टीवी ड्रामा है। एक्चुअली नरेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, शॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम कहते हैं ना यार ये 2 शॉट लगा दिया, शॉट लगा दिया, क्लोजअप्स में ले लिया, क्लोजअप्स में ले लिया तो जो टीवी ड्रामा बन गया, क्योंकि हमारी ऑडियंस एक्चुअली वो एक्सपोज ही टीवी ड्रामा है। मसला ये है, और हमारे टीवी ड्रामा के लोगों ने फिल्म बनाई है तो वो कंपैरिजन होता है। अदरवाइज जो नरेटिव स्टाइल है, बेसिकली कहानी आप कैसे सुना रहे हैं, कितनी उसकी पेसिंग क्या है, उसके किरदार का आर्क्स क्या है, और वो कहानी उस 2 घंटे या 3 घंटे में किस तरह से मुकम्मल होती है, उसकी पैकेजिंग क्या है, मेरे ख्याल इसके ऊपर इससे पता चलता है कि ये फिल्म है या ड्रामा है। अगर वो ड्रैग नहीं हो रही और एंगेजिंग है और 2 घंटे में कई हम अमेरिकन फिल्में देखते हैं वो एक कमरे में एक घर में बिल्कुल बिल्कुल, बट वो एंगेजिंग है फिल्म, वो टीवी ड्रामा तो नहीं है वो फिल्म। It has to be engaging during those timelines। अगर वो engaging है तो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरह से शूट हुई है वो फिल्म है। ये बात ठीक है, ये तो ये आई एग्री। मैं यहाँ पे 2 फिल्में मुझे, बल्कि आपने जो कहा ना, एक पैनिक रूम थी जोडी फॉस्टर की, वो एक ही जगह पे सारी बनी हुई है घर के अंदर, और एक कैपिटिव आई थी पिछले दिनों में, वो जो अंदर ही पलती है बच्ची वहीं पे, मतलब आई एग्री। और दूसरा सर मतलब इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि आप बॉलीवुड और हॉलीवुड में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर, वहां की ऑडियंस भी और तरह की है, आपके प्रोड्यूसर ने भी आपसे बात की, तो लेकिन आपको सर थोड़ा सा कहीं पे है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ट्रू इवेंट्स वाली, लेकिन आपने वो ठीक है एग्जीक्यूशन का जितना भी बताया वो तो फिल्म आएगी जब, ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है इसका, तो कहीं था कि यहाँ पे उस तरह का ट्रेंड नहीं है सर, मतलब ट्रू इवेंट्स के ऊपर लेके के जिसको पजीराई मिली हो? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। और बल्कि हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ जब भी हीरोज पे फिल्में बनती हैं या तो हम शोबिस के तरफ देखते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स के ऊपर देखते हैं। इसके अलावा हमें इवन इंडिया में भी आप देख लें, बॉलीवुड में भी ऐसा ही होता है कि जब हीरोज पे तो बहुत कम है हीरोज को सेलिब्रेट किए। तो अच्छा, डर हमें ऑनेस्टली नहीं था, हमें ये लग रहा था कि हम एक तो बड़ी रेलेवेंट जो कहानी पुरानी है, जैसे आपने भी कहा कि 95 में वो वाकया हुआ था, और आज भी वो मुझे लगता है कि अभी भी रिसेंटली आप देख लें कितने चाइल्ड लेबर से इशू रेलेवेंट है। बिल्कुल, एक तो इशू बहुत रेलेवेंट है, दूसरा हम जिस तरह से कहानी सुना रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, जो कि हमें लगता है कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे उस फिल्म को। तो हमें कोई वो डर नहीं था कि हम जो है को बहुत सीरियस फिल्म, हाँ एक सीरियस सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन आपने और तरह से की है, जो ट्रीटमेंट है उसकी, ट्रीटमेंट उसका बहुत डिफरेंट। अच्छा शोएब भाई ये बताइएगा, मुझे जरा आप कास्ट की तरफ आ जाते हैं, कैसे ख्याल आया अहमद अली अकबर भाई का? तो मैंने अगरचे उनकी देखी लाल कबूतर भी टीवी ड्रामा में भी, लेकिन अच्छे अदाकार है, लेकिन इनका कैसे आया आपको एक जर्नलिस्ट का? इंटरेस्टिंग है कि ये ना 1 पेज सिनॉप्सिस, ये कहानी तो इकबाल मसीह की, लेकिन ये एक शहबाज भट्टी का हमने एक कैरेक्टर इसमें किया, फिक्शनलाइज किया बहुत सारी चीजों को इसमें।
बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, इसलिए हम कह रहे हैं ये बायोपिक नहीं है। तो जो शहबाज भट्टी है, जो अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं, वो बेसिकली एक क्राइम रिपोर्टर है और एक अखबार में काम करते हैं, और वो कैसे इस कहानी के साथ जुड़ते हैं, ये पूरी फिल्म है बेसिकली, क्या और कैसे वो ढूंढते हैं कि किसने मारा। तो जब ये किरदार वजूद में आया ना, तो मैंने इनकी सिर्फ लाल कबूतर फिल्म देखी थी और कुछ फिल्मों में इनके जो छोटे मोटे कैमियोज देखे हुए थे। तो मैंने कहा ये मुझे लगता है कि अगर इस बंदे इस किरदार को कोई सिंसियरली कर सकता है और ऑनेस्टी के साथ कर सकता है, तो यही कर सकता है, ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली। और ही वाज ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। मैंने उनको मैसेज किया, मुझे कहीं से नंबर मिला, अभी वो स्क्रिप्ट भी पूरा रेडी नहीं था, उन्हें एक्साइट किया, उन्होंने कहा ये मजेदार टॉपिक है, लेकिन जब तक पूरा स्क्रिप्ट नहीं होगा, क्योंकि कई दफा आइडियाज अच्छे होते हैं लेकिन वो ऑन पेपर फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं बनते। तो हमने कहा बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा मैं आपका कंसेंट लेना चाहता हूँ कि अगर लीड मुझे पता होगा यार ये पॉसिबल है और हो सकता है, तो आप फिर उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों को रखते हैं मलूज़े खातिर। फिर हम वो ऑन बोर्ड आए, और जब स्क्रिप्ट भी आया तो फिर वो उनको बड़ी खुशी हुई और बड़े एक्साइटेड हुए कि वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्क्रिप्ट था और उनको पसंद भी आया, तो वो फिर इस तरह से वो ऑन बोर्ड आए थे। तो मैं रेशम, आमना इलियास और अहमद भट्ट पे भी आता हूँ, लेकिन ये बच्चा कहाँ से ढूंढा सर, किस तरह, उसकी बताइएगा। आगे हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए, हमने बेसिकली ये फिल्म लाहौर में बेस्ड है और हमने शूट भी लाहौर में करना था, और हमें आइडली तो हमें ये था कि लाहौर में ही बच्चा को मिल जाए। हमने बेशुमार, उनका उर्दू का फ्लेवर उसी तरह का होगा ना, फिर जाहिर है। हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए, और क्या कहते हैं, हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो हम जो इरफान मसीह हमने फिल्म में उसका नाम दिया। जी, इरफान मसीह है, इरफान मसीह हम कह रहे हैं फिल्म में। तो वो उस बच्चे का, इरफान का रोल कर सके। फिर हमने इवन कराची रीच आउट किया, इस्लामाबाद रीच आउट किया, हमने ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों के ऑडिशन लिए। ये बेसिकली फसी बारी खान जो राइटर है हमारी फिल्म के, भी उन्होंने कुछ एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं। उन्होंने एक्चुअली रिकमेंड किया, उन्होंने इस बच्चे ने उनके किसी एक प्ले में काम किया था ऑलरेडी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार इस बच्चे को भी देख लो, ये मे भी तुम्हें सही लगे। तो हमने उसका कराची से हमने उसको ऑनलाइन स्काइप पे हमने उसका ऑडिशन लिया और हमें लगा कि बहुत अच्छा है। फिर हमने ज़ाहिर उसका रिहर्सल्स और पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है। और आमना इलियास की कास्टिंग का भी अगेन आमना इलियास भी अच्छा, आप वो कहेंगे कि पता नहीं क्या बंदा है, मैं लकी कि जिसको भी मैं पहली चॉइस जो मेरी थी वो मोस्टली 90% लोग ऑन बोर्ड है। आमना वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर मेहर रोल। मेहर का किरदार वो कर रही हैं जो कि एक एनजीओ में काम करती हैं और चाइल्ड लेबर के हवाले से बच्चों के लिए काम करती हैं। इकबाल मसीह, इरफान मसीह जो हम कर रहे हैं फिल्म में, उसको वो मेंटोर करती हैं, और उसके डेथ के बाद वो एक उसका एक अपना एक बैगेज है, उसका एक अपना जर्नी है। तो बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर है। आमना को जब मैंने सुनाया तो आमना गेट एक्साइटेड। आमना भी आपको पता है बड़े डिफिकल्ट और डिफरेंट रोल करने में इंटरेस्टेड होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक उनकी भी बड़ी उनके साथ बड़ा जबरदस्त रहा, उनको भी फौरन पसंद आ गया। और क्योंकि वैसे तो ये शहबाज भट्टी की कहानी है और बहुत सारे इसमें एक्चुअली सिर्फ आमना, रेशम, भट्ट साहब ही नहीं है, बड़े ये तो बड़े नाम है। इट्स रियली एनसेंबल कास्ट, क्योंकि इसके 15 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, और सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बल्कि कई ऐसे किरदार हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 सीन्स के लिए आते हैं, लेकिन ये वो फिल्म है कि जिसमें होता है ना, कहीं आपको सुना होगा ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्होंने एक सीन पे भी ऑस्कर लिया। जी बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ पे दूं, एंथोनी हॉपकिन को सपोर्टिंग एक्टर का के तौर पे नहीं मिला था, मेन लीड के तौर पे मिला था साइलेंस ऑफ लैम्स में, हालांकि उसकी 17 मिनट की परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, ये फिल्म भी उसी तरह ही है सर कि ये इसमें ऐसे किरदार हैं छोटे बड़े कि हर जब वो किरदार आपको नजर आएगा स्क्रीन पे तो वो ही सेंटर स्टेज लेगा। जी बिल्कुल। और सर जो है अपना भट्ट साहब वैसे लाइटर उसमें नजर आते हैं रोल में, बेशक वो पंजाब नहीं जाऊंगी या जवानी फिर नहीं आनी टाइप के हों, तो आपने उनको जरा मुश्किल सा किरदार दिया, उसके वाले से बताइएगा क्या था ज़हन में। भट्ट साहब जो है ना बहुत एक्सेप्शनल एक्टर है, मैं बड़ा फैन हूँ भट्ट साहब का, हमेशा से ही था। और जब ये किरदार सलमान हबीब का वो किरदार कर रहे हैं और जब वो ये किरदार लिखा गया तो मुझे लगा कि ये जो है ना अहमद अली भट्ट साहब बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे वो कहते हैं यार आप यही मेरा भी तो तभी क्वेश्चन है ना, क्यों इनको कास्ट करना चाह रहे हैं, उनकी एक इमेज है। हाँ, उनका छाप लग जाती है ना यहाँ पे हमारे। लेकिन मुझे लगता था कि यार ये, मुझे हमेशा लगता है कि यार ये अंडररेटेड तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अंडर यूटिलाइज जरूर है। हाँ, उनको वहीं पे रखा जाता है बिल्कुल। मेरा जो किरदार था ना, मुझे जो उसके लिए पर्सोना एक्चुअली जो प्रेजेंस जो चाहिए थी ना, वो भट्ट साहब की बहुत जबरदस्त लगती है। व्हाट आई फील ट्रेलर से ना, मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेहनत से ज्यादा एंजॉय करके किया किरदार को। एंजॉय इन द सेंस कि ये नहीं कि कॉमेडी की है, सीरियस होके किया, लेकिन लाइटर अंदाज में, मतलब आसानी से कर लिया। आई थिंक बहुत जबरदस्त
एक्टर हैं, जब मैंने उनके साथ काम किया मुझे लगता है कि वो सीरियस रोल ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। अच्छा, और ये मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक ब्रेक थ्रू होगा। ये थोड़ा हटेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में, कि जब आप किसी ऐसे एक्टर को जिसपे एक और छाप लगी हुई हो या एक खास बॉक्स में वो काम करता हो उसको आप कुछ और करने को दें। और उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, उनका बहुत ब्रीफ रोल है फिल्म में, लेकिन ही ब्रिंग्स अ मेजर प्लॉट ट्विस्ट, तो एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट लाते हैं कहानी के अंदर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मुझे लगता था कि एक ऐसा एक्टर चाहिए जो कि बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और अहमद अली अकबर के सामने जो है ना वो एक और तरह से प्रेजेंट हो सके। तो मेरा ख्याल है मुझे लगता है किसी हद तक कामयाब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो रेशम साहिबा, क्योंकि सीनियर अदाकार हैं, पुरानी हैं, और मैंने आपका वो देखा जिसमें अहमद अली अकबर और अहमद अली भट्ट दोनों बैठे हुए हैं। अहमद अली अकबर साहब ने भी बड़ा तारीफ भी की। आप उनके हवाले से बताइएगा, रेशम के हवाले से उनका ख्याल कैसे आया कि एक बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रीन और सारा कुछ है भी नहीं उसमें? हाँ बिल्कुल, एक तो रेशम दीवा है, लेजेंड है और बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। मैंने एक्चुअली उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की हुई थी पहले। अच्छा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से उमैर राना और ये थे, यूट्यूब पे सी प्राइम के लिए हम लोगों ने की थी। तो मेरा उनके साथ ऑलरेडी एक अच्छा एक रैपो थी, लेकिन ऑनेस्टली इस किरदार के लिए मेरे जहन में वो नहीं थी, बल्कि कोई भी नहीं था इस किरदार के लिए, क्योंकि ये बड़ा एक डिफरेंट रोल है। क्योंकि ये बेसिकली अखबार को चलाती है खातून सरवत का रोल है, जो कि जिसके अंडर जो शहबाज भट्टी जो अहमद अली को प्ले करे वो उसके अंडर काम करते हैं उसके एक्चुअली। और वो बड़ा एक लव हेट का रिलेशनशिप है, बड़ा मजेदार किस्म का एक ना मजेदार रोल है वो। तो ये था कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन हो सकता है। इंटरेस्टिंगली रेशम रीच आउट टू मी इन अ वे, और अगेन फसी बारी ने भी रिकमेंड किया कि व्हाई नॉट यू थिंक ऑफ रेशम। तो मैंने कहा यार रेशम ये बहुत स्क्रीन टाइम इसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो मुझे नहीं पता कि रेशम राजी होंगी नहीं होंगी इसको करने के लिए, लेकिन जब उन तक हमने अप्रोच किया और वो 2 वे था, वो भी चाहती थी और मैं भी कहीं चाहता था कि अच्छा यार अगर रेशम जैसी कलाकारा आ जाए ऑन बोर्ड तो क्या ही बात है। और इट हैज टू बी इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ अहमद अली अकबर। तो वो बहुत सही फिट बैठी, वो हमें ग्लैमर भी चाहिए था, मतलब जो मुझे लवाजमा चाहिए था ना वो उसमें है, ग्लैमर भी हो उसमें, पावरफुल खातून भी हो, वो एट द सेम टाइम अहमद के सामने वो एक खड़ी भी हो सके, को लगे कि किसी उनकी बॉस भी है। तो सारी क्वालिटी जो है ना वो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू ब्रिंग रेशम ऑन बोर्ड। और उन्होंने भी बड़ी खुशी से, और उन्होंने एक दो इंटरव्यू में पहले भी कहा कि वो हमेशा अहमद के साथ काम करना चाहती हैं। तो मेरा ख्याल है ये वो सितारे मिल गए, मेरे सितारे आपके लिए। अच्छा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज अगेन। वो असल में सर मसला ये है कि आपने, मैं एक तो 2 इवेंट चैलेंज नंबर 1, दूसरा अहमद अली अकबर भट्ट साहब को जो आपने एक बैरियर तोड़ के किरदार दिया, ये मैं इस चीज से को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। नाजरीन भी सुन रहे होंगे, और ट्रेलर भी मुझे अच्छा लगा आपकी फिल्म के लिए। वैसे आखिर में सर बिल्कुल मुश्किल सा एक सवाल है, किसी ने तंग तो नहीं किया? डायरेक्टर को हमेशा ही होता है कि यार फलां ने तंग किया, कोई शूट पे ये वो फलाना, उस तरह का तंग, और फिर किरदार में उस तरह की कंसीव ना करने का, इस तरह का कोई आप मुझे पता बताएंगे तो नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें हाँ वो आपको शायद लगेगा मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको प्रोसेस थोड़ा बताऊंगा ताकि आइडिया हो कि होता क्या है। मुझे लगता है कि वो लोग जो एक्टर्स को के साथ जो है ना कम्युनिकेट नहीं करते प्रॉपर्ली, उनको यकीनन प्रॉब्लम्स होती होंगी। मुझे इसलिए नहीं हुई कि मैंने एक्टर्स के साथ शूट से पहले 6 महीने लगाए। ओके, सही। मैंने उनको स्क्रिप्ट, बॉन्डेड स्क्रिप्ट 2 महीने पहले शूट से उनके पास बॉन्डेड स्क्रिप्ट अवेलेबल थे, और उससे पहले मैं उनके साथ डिस्कशंस करता रहा सारी फिल्म की। फिल्म का पूरा प्री प्रोडक्शन का प्रोसेस उनसे भी शेयर करता था कि हम कैसे शूट करेंगे, किन लोकेशंस पे होगा, क्या स्केड्यूल्स होंगे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दे वर वेल अवेयर अबाउट एवरीथिंग। उनकी मैंने प्रॉपरली लुक टेस्ट किए, उनके प्रॉपर 1-on-1 सेशंस की विद द राइटिंग टीम, प्रोडक्शन टीम एंड माई सेल्फ। फिर मैंने उनकी एक पूरी कंबाइंड, हमने एक वर्कशॉप की थी 10 दिन की लाहौर के अंदर, जिसमें सारे एक्टर्स आए थे, छोटे बड़े सब किरदार, और हम सब ने इकट्ठे मिलकर उस पूरी की रीडिंग्स, उसके 1-on-1 सेशन, एक्टर्स की आर्क सब कुछ डिस्कस किया था। जब आप इतने डिस्कशंस कर लेते हैं और जब एक्टर को सब कुछ पता होता है क्या होने वाला है और कैसे होगा, तो जब हम जाते हैं लोकेशन पर तो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आती हैं। जब आप ये बात ठीक है, खुद क्या करने वाले हैं, हाँ, पता हो यार मेरे साथ क्या होने वाला है, तो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम्स नहीं। आप पहले से मिलके बैठे ना हो तो फिर सरप्राइजेस मिलते हैं दोनों तरफ से। अच्छा ऐ तो नहीं दसे, ये तो नहीं हुआ था। अच्छा सर, बिल्कुल मैं एक आखिर में बिल्कुल कि जिस तरह अमूमी तौर पे ये देख रहा हूँ मैं पिछले 3-4 साल से, जब से ये सिनेमा रिवाइव हुआ है, अमूमी तौर पे लोग फिल्म बनाते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैं बेताशा इस तरह के नाम ले मतलब बता सकूं, इवन बिलाल इशारी भी 10-10 साल बाद, 8-8 साल बाद करते हैं। मैं
मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप अगला प्रोजेक्ट, ये जैसे भी आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिले, मेरी तो बड़ी दुआएं, लेकिन अगला प्रोजेक्ट जो है वो भी आप जल्दी करेंगे या आप सोचें ज़रूर, लेकिन लंबा टाइम से नहीं लगाएंगे? यार मैं फॉरेन करना चाहूंगा, बस प्रोड्यूसर मंगवा दे। अच्छा ठीक है, ये सबसे ठीक है। नहीं सर, आपने जिस तरह बातें बताई हैं, आई होप कि मुझे इसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था, और मुझे नहीं लगता कि एक किस्म की, देखें दरिया के उस पार कब आई थी, अननोटिस चलेगी, जो भी था, लेकिन एक किस्म की मैं इसको आपकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर डेब्यू फिल्म कहूंगा, तो बड़ा अच्छा लगा। और आप मार्केटिंग सर सबसे अहम है उसमें, आखिर में एक तो हम कर रहे हैं मेरे ख्याल में इसका, हम इसका बेसिकली मीडिया पार्टनर है, FM 91 है इसका रेडियो पार्टनर, ठीक है, और कैटलॉग इसकी PR देख रही है, और क्या कहते हैं, बाकी हम एवरेडी इसको रिलीज कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको ये एक्सेसिबल हो, सब देखें। 15 दिसंबर को सिनेमाज में होगी, नेक्स्ट फ्राइडे जो हमारा कमिंग फ्राइडे आ रहा है, तो जरूर जाकर देखें और अप्रिशिएट करें हमने जो एफर्ट किया है, खुशी होगी हमें। चलें जी, नए ख्वाहिशात आपकी और आपके साथ हैं, और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, शुएब सुल्तान साहब को आपने सुना, हमारी नए ख्वाहिशात हैं उनकी फिल्म के साथ, गुंजल के साथ। ट्रेलर अच्छा लग रहा है और सब्जेक्ट भी अच्छा है, जिस तरह से वो बता रहे हैं, यकीनन उन्होंने मेहनत भी की होगी। आप देखने ज़रूर जाइएगा। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।